नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट डे है। आज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मीट किया और संजय मल्होत्रा साहब जो गवर्नर हैं, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की। उसके बाद कल रात ट्रंप ने और टैक्स की धमकी दी और जिसके कारण मार्केट और नीचे आई, मार्केट प्रेशर में थी। आज भी रिज़र्व बैंक ने डॉलर्स बेची 8780 से 8765 तक रुपये को ऊपर लाई, निरंतर बेच रही थी। जब आरबीआई ने बेचना रुकी तो फिर से रुपया नीचे आने लगी। सो 8780 नॉर्मल लेवल लगती है। आज अनेक न्यूज़ पॉइंट्स हैं, इसमें से शाश्वत जवाब क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। ठीक है। तो आपने आरबीआई की जो रेट डिसीजन के बारे में बात किया था, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो पहला जो है, इन्फ्लेशन का रेट देखें तो वो कह रहे हैं वो 2.1% तक गया है। पर अगर हम कोर इन्फ्लेशन को देखें वो 4% तक है। और कोर इन्फ्लेशन का डेफिनेशन जो है वो इन्फ्लेशन बास्केट है जो एनर्जी और फूड प्राइसेस को रिमूव करके। और जब हम फूड प्राइसेस के बारे में देखें तो फूड प्राइसेस जो है वो नीचे आया है, वेजिटेबल का प्राइस। और जो ऑयल का प्राइस देखें तो वो स्टेबल रहा है पास्ट 2 इयर्स में, क्योंकि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते आ रहे हैं। पर अगर हम दूसरे फैक्टर्स को देखें, उसमें इन्फ्लेशन है। पर लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 2.1% है, क्यों आरबीआई आज रेट नीचे नहीं किया, वो पूछ रहे हैं। पहला 2-3 पॉइंट है। रशियन ऑयल से भारत का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। जैसा गिल साहब ने एक लेटर लिखा है जो सबस्टैक में प्रेजेंट है, वो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा है कि लगभग 65 से 70% रशियन ऑयल सिर्फ 2 रिफाइनरीज ने इंपोर्ट की। एक है रिलायंस और दूसरा है नायरा। नायरा का ओनर भी रशियन है, रोसनसॉफ्ट। तो ये लगभग सारे जो क्रूड को इंपोर्ट किया, रिफाइन किया और एक्सपोर्ट किया। पर नायरा का जो एक्विजिशन का टॉक्स चल रहा है ना। अभी चल रहा है, अभी एक्विजिशन नहीं हुआ। हाँ। रोसनसॉफ्ट को पैसा मिला है। ठीक है। जो प्रॉफिट उन्होंने बनाया उसमें कुछ टैक्स पे की 25% की। गवर्नमेंट का क्लेम है कि ये 25,000 करोड़ है। अगर गवर्नमेंट ये भी लगती है कि 25,000 टैक्सेस इन कंपनियों से उन्होंने कलेक्ट की, तो इसका मतलब है इन दिनों मिला के 1 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया। ठीक है। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर बिग बिलियनर्स ने पैसा बनाया, क्यों आम आदमी पनिशमेंट सहना चाहिए? ये मैं कोयम्बतूर, ई रोड, करूर के टेक्सटाइल यूनिट्स जो सफ़र होंगे, क्योंकि उनमें से अमेरिका की इंपोर्ट्स लगभग 50% है, वो सफ़र होंगे, इसका जवाब कौन देगा? पर जो टैक्स। आपने रशियन ऑयल इंपोर्ट करने दी और बेच दी। हाँ। इसका प्रॉफिट 2 आदमी के लिए गया, एक रिलायंस और दूसरा नायरा। ठीक है। क्यों पब्लिक सफ़र करें? क्यों नौकर सफ़र करें? ताकि आप खुश रहें। पर ये इसमें। नॉन एक्सेप्टेबल है, 1। ठीक है। नहीं तो आप 40 रुपया में पेट्रोल दो, तो सब खुश हैं, तो हम भी अमेरिका से सैंक्शन सहेंगे। लेकिन जो क्रूड का दब तेल आया, उसके आपने रिफाइन किया और बेच दिया, अपने दोस्तों को प्रॉफिट बनाने दिया। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट आप बात कर रहे थे रिटेल फूड इन्फ्लेशन पे। फूड इन्फ्लेशन इस बार तक गिरी क्योंकि आज अभी मानसून सीजन है और गुड एग्रीकल्चर आउटपुट के कारण ये फूड प्राइसेस नीचे आई। तो वो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, लेकिन ठीक है। अदर फैक्टर्स जो इन्फ्लेशन को कवर करती हैं, जैसा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, उन्होंने बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट कंपोनेंट ज़्यादा है, रुपया नीचे जा रही है। इसके पहले 84 में था, अब 88 पे पहुंच गया है। तो हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल का दाम 5-6% ऊपर इंक्रीज हो गया। कल ब्रिटानिया का एक रिसल्ट था, उन्होंने कहा कि 9% रेवेन्यू ऊपर गया है। 9% ऊपर गया, रेवेन्यू 3% ही, प्रॉफिट ऊपर गया।
एक्सपेंसेस 15% ऊपर गया, और सीक्वेंशली ग्रोथ नीचे है। सीक्वेंशली ग्रोथ नीचे है। तो इसका मतलब है कि इनपुट इन्फ्लेशन ज़्यादा है। लोग पाम ऑयल ही खाते हैं भारत में, उसमें टैक्स बढ़ रहा है। तो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ओवर टैक्स किया है, इसी के कारण ये प्रेशर पॉइंट पे है हम। ठीक है। जो इन्फ्लेशन कम है वो इल्यूशन है, रियल कोर इन्फ्लेशन तो 4 के ऊपर चल रही है। तो आपको वो दबाना है, इसीलिए को आपको जो इजी कैश है आपका बिजनेस से बट जो कोर इन्फ्लेशन कहते हैं वो 4 के नीचे 3.8% है। 3.8 4 के आसपास है ना, ठीक है। कुछ ही दिन में बढ़ सकती है ना। ठीक है, क्योंकि वो गोल्ड जो है, गोल्ड सिल्वर, वो भी ये सीपीआई बास्केट में आता है। मैं बोल रहा हूँ भैया हाँ। कि अगर रुपया गिरती है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि सारे एनर्जी प्राइसेस डॉलर में मार्क्ड हैं। ठीक है। तो ये मुश्किल हल करना बहुत 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 पर डिफिकल्ट है। जब हम रुपया गिरती है तो हम इंपोर्ट्स के बारे में शोर मचाते हैं, और जब रुपया सहता है हम बताते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें वो? तो आपको रुपया को मैनिपुलेट करना छोड़ना चाहिए। ठीक है। अभी आप रुपया को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो अगर मैनिपुलेट एक हमारे पास इतना रिजर्व्स नहीं है कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमें क्यों चाहिए रिजर्व्स? यही बात है, बिकॉज आपके जो बड़े महारथी हैं जिनके बारे में मैंने कल बात की, वो सब डॉलर में कर्जा लेके बैठे हैं। जब डॉलर था 29 और 40, अब 15 बेसिस ऑफ आप जो ब्याज दे रहे हैं वही 20% इंक्रीज हो गया है, लगभग 15 से 18% इंक्रीज हो गया है। जो भी फॉरेन में पड़ रहा है, अब्रॉड में जो पैसा इधर बदल के भेज रहा है, अगर वो $2000 ले रहा है तो हर साल $300 सिर्फ डिप्रिसिएशन में जाएगा। ठीक है। तो इस सब को मिला के ये एक इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है, इसे गवर्नमेंट को क्रश करना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट डिसीजन को क्रश करती है। ठीक है। तो अगर आपको ठीक ठाक से इकोनॉमी चलना है तो आपके पास जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको कम करो, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाओ। तो डेफिसिट कैसे मैनेज करें फिर? डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाओ ना, कंपनी पे जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ 15%, इंडिविजुअल पे 15 और कंपनी में 25% है। आप एक्स्ट्रा बैगेज के लिए लगाओ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं कि इतना बुरा समय आ गया है। टाटा जैसा कंपनी डमास नाम का एक ज्वेलर को खरीदा, उसका 150 स्टोर्स है। पर 12,000 लोग उनके नौकरी तो खो गए। तो उन्होंने क्या किया कि जब खाना पक गया है, प्रमोटर जो पहले दोस्त उनको घर बुलाया उनको पैसा ही दे दिया। ठीक है। आईटी में दो कारण हैं, एक हमारा एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, दूसरा वो हमारा जो बच्चे लोग हैं वो हाईली स्किल्ड नहीं हैं, तो उनको ट्रेनिंग लेना पड़ती है। ये सब स्किल गैप और एजुकेशन गैप का मेन कारण पेरेंट्स को लैक ऑफ एजुकेशन ही कारण है। पर रोजगार नहीं है तो कैसे हम डायरेक्ट टैक्स करेंगे? ये चिकन एक सिचुएशन नहीं है, ठीक है। आप बैलेंस कर सकते हो इन दोनों को। ठीक है। तो अगर आप खाना नहीं लगाएंगे, लोगों को उत्सुक नहीं करेंगे कि कारखाना लगाने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में सॉल्व करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना पड़ेगा। तो रॉन पॉल जो पहले सेनेटर थे उन्होंने कहा है कि आपको डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना है, ताकि आप उसको डिमांड को स्टिमुलेट कर सकते हो। पर क्या हमारा आर्थिक स्थिति उतना शक्तिशाली है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस को स्टैंड कर सकते हैं? क्योंकि 12,000 लोग उनके जॉब्स खो गए। मनमोहन सिंह के समय में हाँ। तो बड़े हाउस को भी दोबारा रिन्यू किया गया था। वैसा ये भी कर सकते हैं कि जो कम टैलेंटेड है उनको डेवलप कर सकते हैं। एंड हम एमएसएमई की जो कठिनाई के बारे में बात किए थे, पर अगर कॉर्पोरेट टैक्स को हम ऊपर किए और फिर इंटरेस्ट रेट्स को हम यहीं पर रखें या फिर ऊपर किए, तो उनका जो प्रभाव पड़ेगा ना, उनको तो टैक्स ब्रेक मिल रहे हैं भाई, उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनको तो प्रभाव पड़ेगा,
लेकिन उनको कोप अप करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे करें? मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कैसे करें फिर? सेकंड जॉब देखो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को काम में जाना पड़ेगा कि ये है कि इकोनॉमी ट्रबल में है। पर उनको रोजगार मिलेगा क्या? अगर स्किल्ड हैं तो रोजगार जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर रोजगार नहीं है तो हम क्या करें। पर टीसीएस में जो है वो डेटा साइंटिस्ट थे, वो हार्वर्ड से आ रहे हैं यहाँ पर जॉब लेकर चल नो रहे नो हैं। नो, जो टीसीएस का सैकिंग हो रहा है, हाँ, ये हो रहा है जो अनेक साल बेंच पे बैठे हैं या 40 दिन इन अ रो बेंच पे बैठे हैं और उनको एम्प्लॉयबल नहीं है, क्योंकि आईटी का डिमांड ही कम हो रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप स्किल्ड हो या नहीं, दोनों तरफ प्रेशर मिल रहा है, तनाव है उनके ऊपर। तनाव है। तो क्या हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकलें? इस स्थिति को गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, दौलतमंद से टैक्स और ज्यादा करना ठीक है, चाहिए। आपने कहा कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, सरकार को स्पेंड करना चाहिए। वो कहाँ लेकर स्पेंड करें और कहाँ से वो पैसा लें? कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा लें भैया, कॉर्पोरेट टैक्स को रेज करो। ठीक है, पर वो बोरो नहीं कर सकते। बोरो कितना कर सकते हैं, हमारा बोरोइंग 100% क्रॉस कर देगा। ठीक है, पर आप कह रहे हैं उनको स्पेंड करना चाहिए, तो वो इन्फ्लेशन पे फिर आएगा ना फिर। अगर आप कंट्रोल करते हैं हाँ, एंड डोंट अलाउ इट टू रन अवे, तो ये कंट्रोल रहे तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कहाँ स्पेंड करें इसको? कैसे स्पेंड करें? जो आप कह रहे हैं कि सरकार को स्पेंड करना चाहिए। सरकार को मनरेगा जैसा स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो पैसा अगर चाहिए तो डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर दें। अभी मनरेगा का जो एक्सपेंसेस है वो पेंडिंग है 3 महीने के लिए, वो ऑटोमेटिकली करंट क्लियर करो ना। मनरेगा का पैसा ले जाके कोई बॉन्ड नहीं लगेगा, मनरेगा पैसा इमीडिएटली खर्च हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो आप कह रहे हैं कि मनरेगा का पैसा और डायरेक्ट ट्रांसफ़र, यस। अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें तो वो अर्थव्यवस्था को कैसे बदलेगा? लोग पैसे को नहीं रखेंगे ना, कंजम्पशन करेंगे, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा, प्राइवेट कंजम्पशन से जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ती है तो नौकरी और टैक्सेस भी बढ़ेंगे, सबके लिए बेनिफिट होगा। पर इसमें एक छोटा सा सवाल है मेरा, जो हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, जो अगर किसी को आपको 5। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हाँ, हमको पता ही नहीं क्या हम लिक्विडिटी ट्रैप में नहीं, पड़ेंगे। क्योंकि आप आज बहुत डर है मार्केट में, तो हम किसी को 5,000 दें तो वो एफडी में डाल दें तो क्या फायदा होगा इकोनॉमी में? इसीलिए हमने क्या किया, टैक्स को भी बढ़ा रहे हैं ना। हाँ, और लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड का क्या बेनिफिट है? गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं कि क्योंकि आप सब पर रिटर्न दे रहे हैं। हाँ, अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में 7 या 8% मिल जाता, कोई गोल्ड नहीं लेगा। सही है वो। वो सही है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।